Good afternoon. Good afternoon. Good. All are here. Very nice. So let us revise a little. क्या कर रहे थे हम पिछली बारी? Who will revise it for us? शुभम आप बता दो. लास्ट क्लास में फर्स्ट सेशन में वो करा था मैम, जो 3 बचे हुए थे एजेंसी, न्यूज एजेंसी, उसके बारे में, और सेकंड सेशन में डिफरेंट ओनरशिप पैटर्न के बारे में पढ़ा था. देखो ठीक. और ओनरशिप पैटर्न में क्या क्या किया था हमने, आप एक बार रिफ्रेश कर दीजिए जो लोग लास्ट टाइम नहीं थे उनके लिए. वो 4 प्रकार के 4 टाइप्स के बारे में बताई थी मैम आप. पहला इंडिविजुअल, सेकंड था पार्टनरशिप, थर्ड था कॉर्पोरेशन, और फोर्थ ग्रुप एंड चेन ओनरशिप. वेरी गुड. अब आप नहीं बताओगे शुभम, कोई और बताएगा. ग्रुप क्या है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज ग्रुप ओनरशिप? ग्रुप ओनरशिप, somebody, if somebody can tell us what is. ग्रुप ओनरशिप का मतलब कि 2 या 2 से अधिक एक साथ मिलकर पार्टनरशिप में उसको. वेरी गुड प्रेरणा. और इसका एग्जांपल दीजिए. एग्जांपल प्रेरणा, एग्जांपल दे दो बेटा. प्रेरणा है? हेलो, आवाज आ रही है बच्चे लोग? यस मैम. प्रेरणा को बोलिए एक बार. प्रेरणा है ना, या नेटवर्क चले गया प्रेरणा का? दिख नहीं रही है मुझे, या तो लगता खराब हो गया. कोई और बताएगा मुझे एग्जाम्पल प्लीज इसका, नेटवर्क का, ग्रुप का, सॉरी, एग्जाम्पल कोई दे पाएगा? इंडिया टुडे ग्रुप. वेरी गुड. ये कौन बताया? शिवम. शिवम, वेरी नाइस. बिल्कुल सही जवाब. तो हम यहाँ तक कर चुके थे. लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड टिल द ग्रुप ओनरशिप, और अभी भी हमारे पास एक दो फॉर्म्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है. सो वी वुड स्टार्ट नाउ विद एम्प्लॉय ओनरशिप पैटर्न. ये भी एक ओनरशिप पैटर्न है मीडिया का. और अगर आपको एम्प्लॉय ओनरशिप की बात बताएं तो दिस फॉर्म ऑफ ओनरशिप हैपेंस जब आप एम्प्लॉयज को मेजर पार्ट ऑफ द शेयर होल्डिंग बनाते हैं. ऐसा क्या आपने किसी कॉर्पोरेट में कभी सुना है, एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स मीडिया की बात अभी हम करें, इसके अलावा कहीं सुना है आज तक एम्प्लॉय ओनरशिप? अमूल बोल सकते हैं मैम. अमूल जो दूध वाली है. नहीं, उसमें वो कॉर्पोरेट है, कोऑपरेटिव है. सॉरी, एम्प्लॉय ओनरशिप नहीं है. अमूल इज अ कोऑपरेटिव. तो एक ये काफी एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बट अगर मैं आपको सच बताऊं तो इस तरह की बहुत कम जगह पे देखी गई है जहां पर एम्प्लॉयज को शेयर होल्डर बनाया जाए कंपनी का. मगर ऐसी कंपनीज हैं. फॉर एग्जांपल, ऐसी कंपनी में आप एक बहुत बड़ी कंपनी का मैं आपको नाम बताऊंगी, वो है नाइकी. नाइकी ने आपको पता होगा, जब नाइकी का पहली बार ट्रेडमार्क बोले या कि उसको आप लोगो डिजाइन बोलेंगे रादर, जो स्वूश है उनका, जब पहली बार वो बना था, तो जिन्होंने उसको बनाया था, तो शी वाज वर्किंग विद देम. तो उनको, डिजाइनर को, ना सिर्फ पैसे दिए गए थे बल्कि नाइकी की शेयर होल्डिंग भी दी गई थी. तो शेयर होल्डिंग दी जाती है एम्प्लॉयज को कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, मगर हर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेंड नहीं है, और ये काफी एक रेयर और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है. तो एम्प्लॉय ओनरशिप में जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप होती है एम्प्लॉयज के साथ, और एम्प्लॉयज को शेयर होल्डिंग दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन की. एंड एम्प्लॉयज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मेजर डिसीजंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन वुड मेक, राइट. आप इसमें बोल सकते हैं, जैसे कम्युनिटी मीडिया एक है बैंगलोर में,
इसका एग्जाम्पल वो है। और बैंगलोर का जो कम्युनिटी मीडिया है, ये एडवोकेसी पे काम करता है। एडवोकेसी कौन समझाएगा मुझे? व्हाट इज एडवोकेसी? वकालत। वकालत। लेकिन अगर मीडिया में एडवोकेसी बोले तो इसका क्या कानून अर्थ के होगा? अंदर, मैम कानून के नहीं अंदर। दानिश, नहीं। कई सारे लाइफ इंश्योरेंसेस भी होते हैं मैम, उसके भी वकील लोग होते हैं। नहीं, तो ये लॉ से इतना रिलेटेड नहीं है। एडवोकेसी यहाँ पे वकालत शब्द जरूर है, लेकिन एडवोकेसी का वकालत से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अच्छा, मैं We are आपको asking in एक media. आसान बनाती हूँ। हाँ, कौन बोला? दिशा। दिशा, बताओ बेटा। मैम, जैसे कि जितने भी मीडिया फर्म्स होते हैं या प्रोडक्शन हाउसेस, जो उनके साथ एक लॉयर कनेक्टेड होता है, ताकि अगर कोई जैसे कि कोई लीगल स्टोरी है। नहीं बेटा, मैं फिर कह रही हूँ, इसमें कोई एडवोकेट नहीं होता है, इसमें कोई लॉयर नहीं होता है। एडवोकेसी शब्द से भटकिए मत। इट इज नथिंग टू डू विद लॉ। इस सुनने में आपको लगेगा कि लॉ से रिलेटेड है, लॉ से रिलेटेड नहीं है। तो लेट मी एक पुट तरह इट। हाँ जी, बोलिए। कंसल्टेंसी भी बोल सकते हैं मैम। नहीं शुभम, नहीं नहीं, आपको मैं इसका एक बहुत सरल एग्जांपल समझाती हूँ, तब आप लोग समझेंगे। आपने सुना होगा ये टर्म एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग। एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग सुना है कभी? ये टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी है। हाँ जी, क्या है ये टर्मिनोलॉजी? एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग नहीं पता है? मैं बताती हूँ। अच्छा, आपने कभी पीटा की एड देखी है? पीटा, पीटा क्या है? एनिमल प्रोटेक्टिंग वो ऑर्गेनाइजेशन है। पीपल फॉर एनिमल्स, राइट। तो पीटा का जो काम है वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, करेक्ट? तो आप देखेंगे कि पीटा की जितनी भी एड्स होती हैं, आप पीटा की अगर आपने कभी एड्स देखी हो या देखिएगा, मैं तो आपको ये कहूंगी प्लीज, तो आपको पता चलेगा कि एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग क्या होती है। और वो होती है एडवोकेसी, वकालत करना किसी एक चीज की, किसी एक बात की, किसी एक सोच की। इसका एक सिंपल एग्जांपल जो मैं आपको बताऊंगी, जैसे पीटा भी करती है ये बहुत ज्यादा, कहती है कि बिकम वेजिटेरियन, यानी वेजिटेरियनिज्म का क्या कर रहे हैं वो? प्रचार कर रहे हैं, प्रमोशन। वकालत कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। आप वेजिटेरियन बनिए ऐसा बोल रहे हैं, ये नहीं कि बनना चाहिए आपको। एडवोकेट कर रहे हैं, इस कॉज को एडवोकेट कर रहे हैं कि आप वेजिटेरियन जो है वो बनिए, ठीक है? तो एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग, या फिर आपने देखी होगी एक बहुत पुरानी ऐड आती थी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। यस मैम। पुरानी ऐड है, सुनी है ना? ऐसे Yes, एक आती थी, दूध 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 है वंडरफुल, सुनी है आपने? तो ये वकालत है। अगर आप कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो आप कहीं ना कहीं वकालत कर रहे हैं इस बात की कि अंडा जरूर खाना चाहिए। और अगर आप ये क्लियर बोल रहे हैं कि जैसे पीटा बोलता है कि जानवरों की जो स्किन है हम उसे पहनते हैं लेदर के रूप में, इस पे काफी पीटा ऑब्जेक्शन करता है कि लेदर मत पहनिए या लेदर मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके शौक के चक्कर में बहुत सारे जानवरों को बलि चढ़ाया जाता है ना? क्योंकि आप जानते हैं लेदर सिर्फ गाय का या भैंस का नहीं होता है, लेदर तो क्रोकोडाइल का भी होता है, और शेर को भी मार के उसकी चमड़ी का भी बहुत कुछ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बोला जाता है, या हाथी की चमड़ी का इस्तेमाल किया जाता है लेदर के लिए। तो बेसिकली लेदर जो है वो किसी ना किसी जानवर की स्किन है, और आप अगर जानवर को नहीं मार रहे हैं तो तब आप लेदर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आप इसे छोड़ दीजिए, लेदर को छोड़ दीजिए। आप टोटली से नो टू लेदर, समझ रहे हैं आप? ये एडवोकेसी है। या बिकम वेजिटेरियन तो बहुत बड़ी एडवोकेसी है।
कि वेजिटेरियन लोग, अच्छा इसमें आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इस पे तो पोस्ट भी बनी है, ब्लॉग्स भी बने होंगे। तो एडवोकेसी का मतलब यहाँ पे यही हुआ, किसी एक बात को बढ़ावा देना या उसको ज्यादा लोगों में ऐसे बड़ा दिखाना या जरूरी दिखाना। फिर तो मैम यूनेस्को और जो WHO वगैरह है वो भी एडवोकेसी ही कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सही बोला आपने। आप ज्यादातर उनका जो प्रचार देखेंगे वो एडवोकेसी से ही रिलेटेड होता है। वो लोग आपको ज्यादा चॉइस नहीं देते सोचने की, वो ये कहते हैं ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। वो आपसे बोलते नहीं कि ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा, वो कहते हैं ये नहीं करिए आप, ठीक है। और उसके जो आप जो कर रहे हो उसके ऊपर 2000 गंदी चीजें दिखा देंगे वो आपको, कि ये आप कर रहे हो उस वजह से ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, आप ही की वजह से ये हो गया, आपने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। इतना ये वकील क्या करते हैं, वकील का काम क्या होता है? आर्ग्यूमेंट फेस कर लो। अपने पक्ष को ऊंचा रखना, आपके पक्ष को हल्का करना, आपके जो विपक्ष में वकील है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। यही तो होगी ना एडवोकेसी, एक पक्ष को ऊपर रखना, एक पक्ष को नीचे रखना, या एक पक्ष को अच्छा दिखाना और एक पक्ष को बिल्कुल खराब दिखाना, गिल्टी दिखाना। तो इसीलिए आप देखेंगे इस तरह की जो एड्स होती हैं ये बहुत ज्यादा एडवोकेसी की कैपेसिटी में आती हैं। तो एडवोकेसी मीडिया जो होता है वो इसी तरह का मीडिया होता है, या एडवोकेसी जर्नलिज्म जो होता है वो इसी तरह का जर्नलिज्म होता है। मैं ये नहीं कहती कि खराब होता है, मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये एक पिक्यूलियर टाइप का जर्नलिज्म होता है जो कि एक पक्ष की बहुत वकालत करता है और एक पक्ष को बहुत नीचा दिखाता है या बेकार दिखाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, बैंगलोर में कम्युनिटी मीडिया है एक, जो ग्रुप है वॉइसेस करके उनका नाम है, VOICES, वॉइसेस यानी आवाज। ऑर्गेनाइज्ड गैदरिंग, इन्होंने एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज करी है रेडियो स्टेक होल्डर्स की। ये सब लोगों ने पैसा डाला है और पैसा डाल के इसको खड़ा किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों एक एम्प्लॉय ओरिएंटेड जो है मीडिया ग्रुप है। एनी डाउट्स दिशा, क्लियर है बेटा? यस मैम। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नाम एडवोकेसी है, लेकिन इनका वकालत से कोई भी लेना देना किसी रूप में मैम एक नहीं तरीके से है। ये भी कह सकते हैं ना कि किसी प्रोडक्ट या कॉज को लेके बिल्कुल पार्शियल हो जाना। बिल्कुल सही बोला आपने, दिस इज द राइट आंसर। किसी भी प्रोडक्ट या कॉज को लेकर पार्शियल हो जाना, बायस्ड हो जाना, उसी को सही दिखाना, दूसरे को गलत दिखाना। तो आई थिंक दिशा हैज गॉट इट वेरी करेक्टली, यही सही जवाब है। और इसके अंदर आप देखेंगे जो एडवोकेसी होती है, जैसे वॉइसेस नाम रखा गया है, तो ये लोग जो होते हैं ये बहुत सारे आप कहेंगे नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स के साथ काम करते हैं। और जिस तरह की बात अभी हम कर रहे थे कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, है ना, और गंदगी नहीं, बात तो अच्छी ही है, बुरी बात तो नहीं है, पेड़ नहीं काटने चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, है ना, या औरतों को बच्चों को पढ़ने देना चाहिए। तो इस तरह की जो चाइल्ड एजुकेशन हो गई या वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, इस तरह के इश्यूज के ऊपर ये लोग की न्यूज जो है वो ज्यादातर फोकस रहती है, राइट। और ऑल इंडिया रेडियो के साथ ये चाह रहे थे कि इनको एक एडवांटेज मिले, तो इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को अप्रोच किया और ऑल इंडिया रेडियो ने इनके साथ काम भी किया है कुछ पर्टिकुलर स्टडीज के ऊपर, नॉन प्रॉफिट की। ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या होती है मुझे कौन बताएगा? एम्प्लॉई जो ओनरशिप पैटर्न है, इसकी कोई एडवांटेज आपको लगती है? मैम ज्यादा डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि एम्प्लॉयज ही अगर ओनर्स हैं तो एक्शन जल्दी होगा किसी काम को लेकर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। एक्शन जल्दी होगा, प्लस इंटर डिपार्टमेंटल बैरियर्स नहीं रहेंगे। जब वही लोग सारे मिलकर काम कर रहे हैं तो कोई ज्यादा कहते हैं ना मनमुटाव होने का कोई खास कारण नहीं बनता है। और इसमें लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान जो है, इसका डिसएडवांटेज ये है ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें ज्यादा आप देखेंगे ये बहुत क्लोज ग्रुप्स होते हैं। तो एम्प्लॉइज बोलकर वो लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन दिस इज अ वेरी क्लोज ग्रुप, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें जुड़ सकता है जल्दी से। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है इसमें आप देखेंगे आमतौर पे ये परेशानी आती है।
अब आते हैं नेक्स्ट ओनरशिप पैटर्न पे, जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल ओनरशिप पैटर्न। ये वर्टिकल ओनरशिप पैटर्न जो होता है, ये आपका अगेन ग्रुप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, और इसका एग्जांपल इन्होंने जो हमको दिया है वो दिया है इसके अंदर इंडिया टुडे ग्रुप का एग्जांपल दिया है। इसमें इंडिया टुडे है, लिविंग मीडिया है और बिग मीडिया रिलायंस ग्रुप है। तो इंडिया टुडे जो है आप देखेंगे एक बड़ा ब्रांड है, एक अम्ब्रेला ब्रांड है, उसके अंडर ये सब आते हैं, वर्टिकली नीचे आते हैं उसके एक एक करके। सबसे ऊपर इंडिया टुडे है, इंडिया टुडे से नीचे लिविंग मीडिया आता है, इस तरीके से उसके नीचे नीचे करके आप देखेंगे दूसरे दूसरे को ब्रांड्स जो हैं इसमें आता है। मेल टुडे, बिजनेस टुडे, आज तक, हेडलाइंस टुडे, ये सब इसके अंडर आते हैं एक एक करके वर्टिकली। ओके, वर्टिकली समझ रहे, ऊपर से नीचे। मेजर से इंडिया टुडे ग्रुप की है, और उसके बाद जो सब है वो नीचे छोटा 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 हमने उसको बांट दिया है। हेडलाइंस टुडे में बांट दिया है, बिजनेस टुडे में बांट दिया है, तो इस तरह से आज तक में बांट दिया है। तो इंडिया टुडे की अपनी सेंसिबिलिटीज हैं, इंडिया टुडे इस तरह काम करता है, वर्टिकल तरीके से काम करता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं? इस तरह की चेन की क्या एडवांटेज होती है वर्टिकल की? Who can tell? It's a very simple answer, nothing very complicated. Danish, you want to try? कई सारे पैनल्स होते हैं मैम, तो हम उनके खबरों पर विश्वास कर सकते हैं, मतलब काफी मतलब विश्वसनीयता उनकी खबरों पे हम मान सकते हैं। We can believe. विश्वसनीयता भी कह सकते हैं शुभम, और आप ये भी कह सकते हैं कि उनके पास ज्यादा रिसर्च करने का मौका होता है, क्योंकि उनके पास बड़ी टीम होती है, तो ऑथेंटिसिटी वहीं से आती है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आंसर। बहुत सारे जी मैम, बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, तो इनके पास रिसर्च करने का काफी सोर्स भी स्कोप रहता है, और रहता मतलब है। काफी वक्त भी रहता है, तो यस मैम। वेरी गुड। तो वो बात बिल्कुल ठीक है, शुभम ने और दानिश ने सही बोली। अभी वी कम टू द अदर बिग एडवांटेज, एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। देखिए, जब आपके पास एक सिंगुलर टीम है जो इंडिया टुडे के लिए काम कर ही रही है, राइट, इंडिया टुडे अपने अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके पास एक पूरा पैनल ऑफ रिसर्चर्स है, और रोज के रोज इतनी सारी खबरें जो है आप देखते हैं वो निकाल के लाते हैं। तो जब इतने सारे लोग हैं एक जगह पर उस न्यूज़ को क्रिएट करने के लिए, असिमिलिएट करने के लिए, उस पे रिसर्च करने के लिए, तो जो वर्टिकली जो अंडर द ऑर्गेनाइजेशन दूसरे आते हैं, उनके लिए ऑटोमेटिक कंटेंट प्रिपेयर हो जाता है। करेक्ट? तो कहीं ना कहीं वो खर्चा बचता है, दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, तो यू हैव टू कीप अ स्टाफ फॉर दैट, क्योंकि देखिए रिसर्च के काम के लिए काफी खर्चा लगता है, और इसमें अच्छे खासे लोग शामिल होते हैं और वो काम करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक पूरा यूनिट रेडी है, और जो ये ऑलरेडी काम कर रहा है, तो दूसरे सिर्फ उसका एडवांटेज लेते हैं, तो आपका बहुत बड़ा एक एक्सपेंस बच जाता है। क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन में या मीडिया में सबसे इंपॉर्टेंट होती है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन आती है रिसर्च से, राइट? तो लॉजिक इसका यही है, क्लियर लॉजिक है कि एक जगह पर जब सारा काम हो जाता है तो नीचे वालों को काम कम करना पड़ता है, कॉस्ट कम पड़ती है, वो सारा काम जो है वो आराम से आगे आगे बांट दिया जाता है, या खबर जो है वो आगे आगे दी जाती है सेंट्रल यूनिट के थ्रू। डिसएडवांटेज है अगेन, इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि मैनेजमेंट किसी एक को समय नहीं दे पाती है पूरी तरीके से। आप देखेंगे क्योंकि इतने सारे यूनिट्स हैं, तो अगर आप एक्सपेक्ट करें कि इंडिया टुडे जो हेडक्वार्टर है वो बिजनेस टुडे को भी उतना ही टाइम देगा, और हेडलाइंस टुडे और आज तक को भी उतना ही टाइम देगा, और दूसरों को भी उतना टाइम देगा, या तो ये नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही आप कहते हैं निग्लेक्ट हो जाती हैं, जो सिस्टर कंसर्न हैं वो निग्लेक्ट हो जाती हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज रहता है इस स्ट्रक्चर का।
अब इसके अंदर आप 3 और एग्जांपल्स दे सकते हैं जो कि प्रेवलेंट हैं, यानी कि पॉपुलर कौन से हमारे पैटर्न्स हैं। तो सबसे बड़ा पॉपुलर पैटर्न है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब हुआ 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज जब एक साथ काम करती हैं, इसे हम ग्रुप भी बोलते हैं। I hope you're understanding what I'm saying. Conglomerate means when more than 2 organizations are engaged in different businesses that Ma'am, fall can you under repeat one the word? corporate structure. हाँ, मैं बताती हूँ. Conglomerate, I'll spell it out for all of you. CONGLOMERATE. 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 कॉन्ग्लोमेरेट में इंटरेस्टिंगली जरूरी नहीं है कि सारी जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज्ड हैं वो एक ही काम करें। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस। अब रिलायंस आप देखेंगे मल्टीपल काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि रिलायंस ग्रुप जो है वो सिर्फ क्या कहते हैं ना फूड के बिजनेस में है, या रिलायंस सिर्फ जो है वो पेट्रोलियम के बिजनेस में है, या रिलायंस जो है वो सिर्फ कपड़े के बिजनेस में है। तो रिलायंस जो है वो हर एक बिजनेस में है। तो रिलायंस एक कॉन्ग्लोमेरेट की तरह काम करता है। उसके अपने न्यूज चैनल्स भी हैं, करेक्ट। और रिलायंस के अलग अलग जो है वो भी रिलायंस के अंदर ही आते हैं। ये सब जो पेरेंट कंपनी रिलायंस है, द बिग कंपनी इज रिलायंस, करेक्ट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। आप इसको लिख लीजिए बेशक। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज engaged in different businesses. It is a combination of 2 or more companies engaged in different businesses that fall under one corporate structure. Clear? डिफरेंट के बाद क्या बोलूं मैं? In different businesses, beta, that fall under one corporate structure. अब मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट, अब अगर हम मीडिया स्पेसिफिक कॉन्ग्लोमेरेट की बात करें, such an organization, आप एग्जाम्पल इसका एक और लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है, टाइम्स ऑफ इंडिया। Such an organization has various media under them. For example, radio, TV, internet, newspapers, etc. अब आप देखते हैं टाइम्स का अपना रेडियो स्टेशन है, और क्या कहते हैं, टाइम्स का अपना न्यूज़पेपर है, टाइम्स का अपना टीवी चैनल है, और टाइम्स का अपना इंडिया टाइम्स कर इंटरनेट भी पोर्टल अलग से है। सो वो एक मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट है। और आपको ये भी बता दूं कि टाइम्स के साथ, क्योंकि मैंने खुद काम किया है इतने टाइम, तो मैंने ये महसूस किया है कि मैं उनकी एक डिवीजन में थी जरूर, लेकिन हमारी डिवीजन बिल्कुल अलग थी दूसरी डिवीजन से। ओवरलैप कुछ नहीं होता था, ना उनके चैनल से हमारा ओवरलैप होता था, ना हमारे को उनके रेडियो के साथ हमारे को जोड़ा जाता था। वी वर ऑल सेपरेट यूनिट्स, राइट। तो आई वाज इन टाइम्स इंटरनेट, and I saw that people who were working in different companies of Times were working separately, as separate from us. They were not exactly, even we were the same employees of the same group, but we were never engaged in any conversation, except overlap तब करता था जब हमारे को इनसे काम होता था। For example, अगर मैं चाहती हूँ टाइम्स में कि टाइम्स को मुझे कुछ रेडियो में चलवाना है टाइम्स में, तो तब मैं टाइम्स के रेडियो को कांटेक्ट करूंगी। या अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे टाइम्स के न्यूज स्लॉट में कोई अपने क्लाइंट का पीआर की बात करनी है, तब मैं टेलीविजन चैनल से बातचीत करूंगी। तो ओवरलैप सिर्फ तभी होता था, काम करने समय ओवरलैप कहीं नहीं होता था। वी ऑल वर्कड एज सेपरेट यूनिट्स फ्रॉम ईच अदर।
तो आप ये देख सकते हैं। इसकी आप कॉन्ग्लोमेरेट पैटर्न का एडवांटेज क्या बताएंगे, बताइए। मैम एक तो आपने ही बता दिया कि काम ओवरलैप नहीं होता है। वेरी गुड, काउंटर बैलेंस हो जाता है, बहुत अच्छा जवाब। काउंटर बैलेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि सब एक दूसरे की मदद करते हैं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो एक दूसरे के साथ भी खड़े रहते हैं, बट सेपरेटली बहुत बढ़िया फंक्शन करते हैं। डिसएडवांटेज इसका है कि लैक ऑफ फोकस होता है और कल्चरल क्लैशेस होते हैं वैल्यूज में। अब ये हमारे यहाँ भी मैंने महसूस किया था टाइम्स में कि क्योंकि हम लोग का अलग तरह का काम करने का स्टाइल था, तो हमको लगता था कि शायद रेडियो वाले सीरियसली काम नहीं करते, रेडियो वालों को लगता था कि शायद हम नहीं करते, और टीवी वालों को लगता था शायद रेडियो वाले नहीं करते, तो रेडियो वालों को लगता था कि शायद इंटरनेट वाले नहीं करते। क्योंकि जब आपका एक दूसरे से पाला पड़ता है काम को लेकर, तो इस तरह की लड़ाई झगड़े होना बहुत वास्तविक है। हर इंसान दूसरे में खामी बहुत जल्दी ढूंढता है, अपने में तो खैर नहीं ढूंढना चाहता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने फेस भी करी हैं, और ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो जाती है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ऐसा भी तो होता होगा जैसे कई बार किसी किसी कंपनी में जो काम ऑन रिपीट, जैसे एक डिपार्टमेंट के पास आया फिर दूसरे के पास आया, तो दूसरे को एटलीस्ट उस चीज का एक्सपीरियंस हो जाता था कि हाँ तो इस काम में ये भी है, तो भी एक है पॉइंट हो सकता है मतलब। एक्सपीरियंस नहीं, मैं यहाँ हुआ, आई टेल यू, वहां पर ना थोड़ा सा जो मुझे अजीब लगा, थोड़ा सा इवन व्हेन आई वाज वर्किंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मुझे बहुत अजीब इसलिए लगता था क्योंकि चाहे हम एक ही माँ बाप की औलाद है देखा जाए तो, लेकिन कोशिश यही होती थी हर अब देखिए जो आदमी क्लाइंट का काम लाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्स क्लाइंट का काम ला रही हूँ, लेकिन उस एक्स क्लाइंट का काम किसी और मेरी सिस्टर कंसर्न ने ऑलरेडी करा हुआ है, लाइक दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस विद दैट क्लाइंट, राइट। तो एक तो इस बात को लेकर मनमुटाव होगा कि आपने उसके साथ काम क्यों किया, उसके साथ तो हम काम करते थे, जबकि हमारा और उनका वर्टिकल बिल्कुल अलग है, करेक्ट। और ओवरलैपिंग भी बहुत होता था, और स्नैच करने की कोशिश बहुत की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर हम लोग ने एक पीआर कैंपेन क्रिएट किया था, जिसका बहुत ज्यादा जो पार्ट था वो न्यूज से रिलेटेड था। अब ये किसी पर्टिकुलर बहुत बड़े कॉर्पोरेट के लिए हमने किया था, जिसका न्यूज से रिलेटेड एक बहुत बड़ा पार्ट था। तो अभी क्या हुआ, इस बात पर बहस हो गई, न्यूज चैनल वाले जो हमारे थे, टाइम्स वाले, वो कहने लगे ये तो सारा कैंपेन हमारा है, ये सारा रेवेन्यू तो हमारे में काउंट होगा। हमने कहा कि नहीं, क्लाइंट हम लाए हैं, ये रेवेन्यू तो हमारे में काउंट होगा। तो इस तरह की जो आप देख सकते हैं बेकार बेकार की जो मतलब बहसबाजी कि ये हमारा रेवेन्यू है, ये हमारा रेवेन्यू है, क्योंकि वहां पर ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक दूसरे से कंपटीशन भी होता था, दे विल काउंट। तो आपकी बात शायद तब सही हो एक ही जगह में जा रहा है, लेकिन और पर्सनली मैंने इतना कंपटीशन हो जाता था कि कभी-कभी लगता था कि हम एक ही कंपनी में काम करें कि हम किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं। तो कुछ अलग ही किस्म की मतलब आप बोलेंगे उन लोग की मानसिकता होती है, या मे बी पैटर्न्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग के, कि मतलब बेफालतू की बातों में बहुत ज्यादा झगड़ा वगड़ा होता है। तो एक्सपीरियंस को कोई यूज नहीं करता है किसी के, रादर कोई चाहता ही नहीं कि किसी और को एक्सपीरियंस भी हो उसके क्लाइंट का। ये वाली प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली बहुत हमने मतलब झेली हैं काम करते हुए। अब आते हैं हम सेकंड इंपॉर्टेंट और वेरी फेमस पैटर्न पे जो मीडिया का रहता है, वो है कंपनी ओनरशिप पैटर्न। कंपनी ओनरशिप पैटर्न, इसके अंदर आप देखेंगे द कंपनी ओन्स द मीडिया, ठीक है, एंड द सेम कंपनी टेंड्स टू हैव लिस्टेड शेयर्स इन द शेयर मार्केट। अब जैसे आप देख सकते हैं कि एचटी मीडिया ने के बिरला के शेयर्स ले रखे हैं, राइट। HT Media has shares in KK Birla Group and has 69% stake. KK Birla has 69% stake in HT Media. जैसे कि रिलायंस का GBN ग्रुप जो है, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट न्यूज, विच ऑपरेट्स द इंग्लिश चैनल ऑफ CNN, IBN, इनके अंदर एक स्टेक है।
तो इस तरह के कंपनी होते हैं। Khair, I think we'll get too confused if we go on talking about the. Anyways, what is the advantage of this? Can anybody tell me? Company ownership? फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाती है, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते ना जब फाइनेंशियल इश्यूज तो होते हैं इसमें शुभम, क्योंकि इसमें एक ही कंपनी है जो सारा पैसा दे रही है। इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये होता है कि क्योंकि आपकी चेन ऑफ कमांड सेम है, तो डिसीजंस बहुत आराम से लिए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग इज मैम नॉट अगर लॉस भी होता है तो वो कवर अप हो जाता है। yes, and decisions are actually taken really fast. That's the biggest advantage. What is the disadvantage? बाकियों को चांस नहीं मिलता, या फिर जो मैक्सिमम जो कवरेज होता है वो ओनर के पास ही होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि एक ही इंसान के पास ज्यादा कंट्रोल होता है, ये भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट करता है, दूसरों की सेइंग नहीं इसमें ली जाती है, और कई बार इस वजह से ही बहुत अच्छे जो सजेशंस हैं उनको इग्नोर किया जाता है। सिंगल पर्सन डिसीजन हो जाता है प्रेरणा वो। कुछ नहीं बता रही है। प्रेरणा, आपको नेटवर्क आ रहा है बेटा? प्रेरणा, प्रेरणा सुन पा रही है क्या? आप लोग को लगता है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं सुन पा रही है? फोटो शायद फ्रीज नहीं हो सुन गई पा है। रही है। हाँ, मुझे लगता है नहीं स्टक हो सुन